नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कभी क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हम लोग का कोर्स है उसको यहाँ पे पेपर है, उसमें हम लोग नेचर ऑफ टीचिंग जो हमारा कह सकते हैं टॉपिक है उसको आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नेचर ऑफ टीचिंग क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेचर ऑफ टीचिंग का मतलब होता है कि शिक्षण का स्वरूप। ठीक है, क्या होता है आपका शिक्षण का स्वरूप होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्वरूप बोले या फिर प्रक्रिया बोले, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, तो शिक्षण का जो स्वरूप है, प्रक्रिया है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के से हम लोग अपने जो नेचर होता है टीचिंग का उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शिक्षण का स्वरूप प्रक्रिया उसमें कौन सा आता है। तो टू गाइड द चिल्ड्रेन, यानी कि टू गाइड द चिल्ड्रेन यानी कि चिल्ड्रेन यानी कि जो बच्चे हों वह क्या होते हैं कि उनको सीखने का मतलब होता है, यानी कि उनको पथ प्रदर्शक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब भी हम टीचिंग करें तो हमें पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करना चाहिए। रायबर्न के द्वारा, ठीक है, रायबर्न ने बोला है, ठीक है, रायबर्न ने बोला है कि टीचिंग इज डिफाइंड एज गाइडेंस इन लर्निंग, यानी कि शिक्षण में क्या होता है, एक टीचर को, एक अध्यापक को एक गाइड की तरह होना चाहिए, न कि सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की तरह होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के साथ साथ उनको क्या होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनसे और भी चीजें सीख सके, उनको देख करके वो पथ प्रदर्शक की तरह। जैसे अगर हम बात करें किसी भी एक कह सकते हैं नदी है, उस नदी में अगर आप कहीं भटक गए तो आपको क्या होता है कि कोई ना कोई दिखाने वाला होता है, राह दिखाने वाला होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब आप किसी एजुकेशन वाले यानी कि किसी स्कूल में होते हैं तो हम अपने बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं पूरा कराते हैं, बल्कि वहां पे क्या कराते हैं, आप अपने बच्चों को जो पथ प्रदर्शक की तरह आप उनको कार्य करते हैं ताकि वो आपसे बहुत कुछ सीख भी सकें। वहीं पे सेकेंड आपका है टू ऑर्गेनाइज द लर्निंग, यानी कि मार्शल एक है, ठीक है, मार्शल जी है, इनका मानना है कि मार्शल जी यहाँ पे मानते हैं कि जो शिक्षण है वह क्या है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक संगठन है। यानी उस संगठन में हम क्या करते हैं कि जा करके वहां पे पथ प्रदर्शक ही नहीं करते हैं, बल्कि एक संगठन के रूप में, एक यूनिट के रूप में बच्चों से कार्य करवाते हैं, उनको समझाते हैं कि यूनिटी में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग इसमें जानते हैं कि ऑर्गेनाइज द लर्निंग, यानी मार्शल के अनुसार, मार्शल ने कहा एक बात कि क्या है कि संगठन यानी कि जो शिक्षण है वह एक संगठन है। वहीं पे जो रायबर्न उन्होंने बोला है कि टू गाइड द चिल्ड्रेन, यानी कि टीचिंग इज डिफाइंड एज गाइडेंस इन लर्निंग। तो दोनों का अलग अलग मत है। ये सभी की जो यानी कि जो शिक्षण का जो स्वरूप या प्रक्रिया कह सकते हैं ना, वो सभी जो भी शिक्षा शास्त्री हो गए या फिर आप कह सकते हैं फिलोसफर हो गए या आप मनोवैज्ञानिक हो गए, सभी के अपने मत है। तो उन्होंने क्या मत सोचा है, इन्हीं के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि थ्री कॉर्नर्ड प्रोसेस, यानी कि जो शिक्षण है, ठीक है, वो क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है आपका त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है आपका त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसे, देखिए कौन कौन से वह तीन मुखी प्रक्रिया है, इसको भी समझ लीजिए। पहला जो है वह यह है कि जो शिक्षक होता है वह अपने जो छात्र होते हैं, छात्रों की प्रकृति, ठीक है, छात्रों की जो प्रकृति है उनका मालूम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शिक्षक को क्या होना चाहिए कि किसका ज्ञान होना चाहिए, छात्रों की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो है वह आपका है कि जो शिक्षक है उसको स्वयं के बारे में मालूम होना चाहिए, शिक्षक को स्वयं के बारे में मालूम होना चाहिए कि उसकी एबिलिटी कहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है कि वो शिक्षक को चाहिए कि उसके पास क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम का उसको ज्ञान होना चाहिए। कि जैसे अगर हम बात करें किसी भी स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, और क्लास 9th में हम जा रहे हैं और क्लास 9th में हम जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो छात्र हैं क्लास 9th के, ठीक है, क्लास 9th के जो छात्र हैं उनकी प्रकृति मालूम चाहिए, उनका नेचर मालूम चाहिए। कुछ जो स्टूडेंट होंगे वहां पे आप पाएंगे कि वो क्या है, कुछ नॉटी हैं यानी कि शरारती हैं। वहीं पे आप कुछ पाएंगे कि वहां पे कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि शांत हैं। ठीक है, कुछ फैशन वाले होंगे, कुछ शहर वाले होंगे, कुछ गांव वाले होंगे। तो उनकी प्रकृति अगर मालूम होगी आपको तो आप आसानी पूर्वक उसको हैंडल भी कर सकते हैं। और उसके बाद है शिक्षक को स्वयं का ज्ञान, यानी कि जैसे हम जा रहे हैं क्लास 9th को पढ़ाने के लिए और मेरे पास एबिलिटी है क्लास 8 तक पढ़ाने की,
ठीक है, क्लास 8 तक पढ़ाने की मेरे पास एबिलिटी है, लेकिन मैं आप जा रहा हूँ क्लास 9 पढ़ाने के लिए, तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद पाठ्यक्रम क्लास 9 में हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, अब जो हम क्लास 8 तक पढ़ाई किए हैं, जैसे मैथ का हम पढ़ाते हैं क्लास 8 तक और हम क्लास 9 में चले गए पढ़ाने के लिए, तो वहां पे क्या होगा कि जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल ही हाई हो जाएगा, तब वहां पे मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे वहां को पढ़ाऊं। तो सबसे जरूरी है कि 3 कॉर्नर प्रोसेस, यानी कि जो शिक्षण है वह त्रिमुखी प्रक्रिया है। चौथा जो देखिए यहाँ पे है कि टू इन्फॉर्म, यानी कि उनको हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी सूचना के तौर पर, ठीक है। यानी कि शिक्षण में क्या होता है कि सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। जैसे अगर बात करें कि एक टीचर जो है वो सिर्फ अपने आता है क्लास में और पढ़ाता है और चला जाता है, लेकिन एक टीचर जिसके पास क्या हो, वह स्टोरी टेलर हो, क्या है आपका स्टोरी टेलर हो, तो वह अपने स्टूडेंट को या अपने विद्यार्थियों को अच्छी सूचना दे सकता है एक स्टोरी के माध्यम से। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो क्या है, एक स्टोरी टेलर की तरह होते हैं। वो कोई भी भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो अपना 100% देते हैं। वो ऐसे समझाते हैं कि जो दर्शक होते हैं उनके देखने वाले, वो पूरी तरह से उनके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी बातों को सुन करके, और इसीलिए कहते हैं कि भले भीख मांगेंगे लेकिन वोट देंगे बीजेपी को, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें एज ए टीचर होना चाहिए कि हम कोई भी बात बोले, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम देते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, एक स्टोरी टेलर होना चाहिए, ताकि हम बच्चे क्या हो सके, हमसे आकर्षित हो सके, और हमसे आकर्षित होने के बाद क्या कर सके, वो अपने व्यक्तित्व को भी निखार सके। अब देखिए पांचवा जो हमारा है टॉपिक, वह है आपका टू टीच, यानी कि सीखना। क्या होता है, सीखना या फिर सिखाना, ठीक, या फिर पढ़ना या फिर पढ़ाना, ये चीजें हैं। अब ये कैसे हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। तो देखिए क्या होता है कि टीचर का जो कार्य है वह केवल पढ़ाना नहीं है, केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं, अगर वह आपकी बातों को क्या करे, अपने जीवन में वह लागू ना कर सके, वह उन बातों को फॉलो ना कर सके अपने, और आपकी बातों को समझ करके वो अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सके, तब तक आपका कार्य जो होता है वो अधूरा रहता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है कि एज ए टीचर आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको सिखाना है कि उस चीज को आप कैसे सीख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी चीज का, कि मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, जैसे कोई जीके का आपका प्रश्न है, ठीक, जीके पढ़ाते हैं एज ए टीचर, जीके पढ़ाते हैं, तो जीके में ऐसे ऐसे फॉर्मूला, ऐसे ट्रिक बताइए कि जो स्टूडेंट है वो आपसे सीख सके और उसको अच्छी तरह से याद कर सके। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपका एज ए टीचिंग में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि टू एडजस्ट विद इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण से सामंजस्य बैठाना। कहने का तात्पर्य है कि जो भी स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, जैसे कोई बहुत फेमस स्कूल है और उस स्कूल में क्या करते हैं कि बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, बच्चे आके पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वह आउट ऑफ सिटी के हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिटी के हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं वहां पे या एक नए जगह पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक टीचर का कार्य है कि उनको उस वातावरण में एडजस्ट कराएं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कोई और भी, जैसे प्राचीन समय आप लोग देखे होंगे कि राजा महाराजा के जो बच्चे होते थे वह जाकर के गुरुकुल में अपनी विद्या ग्रहण करते थे। ठीक उसी प्रकार से इस टॉपिक का मतलब है कि हमें क्या होना चाहिए कि किसी भी अगर कोई भी इन्वायरमेंट है तो हमें एज ए टीचर अपने बच्चों का एक ख्याल रखना चाहिए कि वह उस वातावरण में एडजस्ट हो सके, ताकि वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। अगला टॉपिक हमारा है टू मेक द चाइल्ड एक्टिव, यानी कि हमें क्या होना चाहिए एज ए टीचर, अपने विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्रियाशील बनाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या हो सके, एक्टिव हो सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जन्मजात ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव होते हैं, तो हमें सबसे पहले उनको पहचानना चाहिए, उनकी प्रकृति को समझाना चाहिए कि क्या बच्चे सच में एक्टिव हैं या फिर लेजी है। अगर बच्चे एक्टिव हैं तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद हैं, रायबर्न है और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने ये माना है कि बच्चों का जो जन्मजात एक्टिवनेस होता है, यानी कि जो आपका क्रियाशीलता होता है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो खेलकूद के माध्यम से हो, चाहे वो म्यूजिक के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से उसकी क्रियाशीलता को बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यह उसकी जन्मजात है। अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े तो हमें उसकी क्रियाशीलता को बनाए रखना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है कि टू मोटिवेट द चाइल्ड, यानी कि हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें
प्रोत्साहित करना चाहिए उनको, न कि हमें निराश करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपके क्लास में मिल जाएंगे आपको जो कि निराशा से भरपूर रहते हैं, उनके जीवन क्या होता है, एकदम नीरस होता है। तो उन नीरसपन को हटाने के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि कोई भी कार्य जो है वह आपका मुश्किल नहीं है। बस एक वर्ड बोलिए, जैसे आप लोग संदीप महाशय नाम सुने होंगे, तो उन्होंने भी हमेशा क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे क्या हो सके, मोटिवेट होकर के अपने कार्य को फुर्तीले तरीके से कर सकें। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 20 स्टूडेंट मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट जो है वह बहुत ही नीरस है, उनका जीवन मतलब समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई कैसे करें, किसी सब्जेक्ट में वो कमजोर है, किसी सब्जेक्ट में दूसरा जो कह सकते हैं कमजोर है। तो उन कमजोरी को हटाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये बोलिए कि आप एक सब्जेक्ट में कमजोर हैं, लेकिन जैसे 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप क्लास 10th में, तो 5 सब्जेक्ट मान लीजिए किसी का इंग्लिश खराब है, तो 4 सब्जेक्ट में वो बढ़िया है ना, तो उनको मोटिवेट करिए। एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता है, 4 सब्जेक्ट आपके पास है ना, उन 4 सब्जेक्ट में आप क्या करिए, आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, ताकि आप अपने जीवन में उस आग को अपने अंदर ले लीजिए और उसके द्वारा अपने जीवन में क्या करिए, प्रोत्साहन भरिए। और उससे क्या होगा कि जब आप अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे तो उनके अंदर एक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी आएगी कि वहां अगर मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं तो 4 विषय में मेरे पास है ना, तो 4 विषय में मैं कुछ कर सकता हूं। तो ये चीजें आपको अपने बच्चों में मोटिवेट करके द्वारा ला सकते हैं। आज हमारा ये आखिरी टॉपिक होने वाला है कि टू ट्रेन द इमोशंस ऑफ चाइल्ड, यानी कि हमें बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें एक इज्जत करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम उनकी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे एक मान लीजिए पानी की एक नदी है, ठीक है, नदी है और यहाँ पर ड्रेन बना हुआ है, ठीक है, पुल बना हुआ है। अगर हम इसकी बहाव को अगर नहीं रोकेंगे तो ये क्या करेगा, इसको तोड़कर बाहर चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी भावनाओं को नहीं रोकेंगे तो वह फिर क्या होंगे, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और बिगड़ जाएंगे। कैसे, अगर हम एग्जांपल देंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो टीनेज में होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 16 होते हैं, 17 में एज में होते हैं, तो यहाँ पे हमें बच्चों की इमोशंस जो होते हैं उनको समझना चाहिए कि इस समय बच्चे क्या होते हैं कि एक दूसरे जो सेक्स होते हैं उनके और क्या होते हैं, अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होते हैं। तो हमें उनको समझाना चाहिए कि ये चीजें जो हैं वह आगे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमारा क्या है, स्टडी सबसे पहले नंबर पाना चाहिए। उसी प्रकार से उनको ये सारे जो साइंटिफिक लॉजिक है उनको समझाना चाहिए। या फिर जो बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बड़े घर के होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरे पिताजी अमीर हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। तो उनको समझाइए, आप उनको मोटिवेट करिए, उनको इमोशंस को कंट्रोल करिए कि आपके पिताजी अमीर हैं, आप अमीर नहीं हो, आपको अमीर बनना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को यानी कि हमें उनके इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशंस को हम लोग को समझना है, को उनका इमोशंस किस तरफ जा रहा है। एक इमोशंस को कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी है केवल और केवल एक टीचर की होती है। एक टीचर ही ऐसा होता है जो कि बच्चों का जो इमोशंस है उनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीजें कंफर्म कर मतलब समझ में आई होंगी, और इसमें अगर कुछ भी ना समझ आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोग क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आपको सेशन पसंद आए जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।